नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर जोरदार तेजी के साथ अक्टूबर की यहां पर शुरुआत हुई है। अगर सितंबर में कच्चे तेल में 9% की गिरावट थी, तो अब तक इस हफ्ते में करीबन 8 से 9% की तेजी दर्ज की जा चुकी है। एक महीने के हाइज पर कच्चा तेल है और जिस तरह से मिडिल ईस्ट में कंसर्न्स हैं, उसका पूरा फायदा यहां पर क्रूड बुल्स ने उठाया है। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर तेजी के साथ अब भी कारोबार है। इवन एज हमने नए हाईज यहां पर बनते हुए नहीं देखे, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास सोना अब भी स्थिर है। यहां से आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, इस पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे यहां पर खाने के तेलों की, जहां पर कल सरकार ने दो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशंस हैं एग्रीकल्चर में कैबिनेट के थ्रू यहां पर क्लियर किए हैं। खाने के तेलों का जो नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल है, इसको भी स्वीकृति मिली है, पर जिस तरह का मनी एलोकेशन हुआ है, उसका क्या मायने हैं और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन ग्राउंड, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया, फॉर्मर यूनियन एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन एंड एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। हमारे साथ सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत कच्चे तेल से करेंगे। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और शायद हम आपसे रोज ही बात करेंगे जिस तरह से कच्चे तेल की मूवमेंट है। ओवरऑल ओवरनाइट जो 5% की तेजी फिर से देखने को मिली है, क्लियरली सेंटिमेंट है, लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं गए हैं। शायद ये भी लग रहा होगा कि आगे अब इस हफ्ते इस वीकेंड में क्या कुछ हो जाए, शायद पोजीशन बनाने की टाइम ना मिले। तो आपको लगता है कि एक लॉन्ग पोजीशन उस वजह से भी क्रिएट की गई? नहीं, बिल्कुल आपका एनालिसिस सही है। और जिस तरह का बयान अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से आया है, जिसमें खास तौर से जो ईरान के ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं उनका जिक्र किया गया है, तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो तेजी आई है इसका डिमांड एंड सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक कोई डिसरप्शन हो गया, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इसी का डर को लेकर, आशंका से है कि भाई शायद इजराइल जो है वो ईरान के अंदर जो रिफाइनरी है, इस्फहान में एक रिफाइनरी है, इसके अलावा जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर हमला कर सकता है। और ईरान उसके बदले जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जहां से दुनिया का तमाम तेल जो है उसका निर्यात होता है, उसको ब्लॉक कर सकता है। ये उसका डर कि एक तरफ तो ईरान के ऊपर हमला होगा इंस्टॉलेशंस पे जो ऊर्जा के हैं, तेल के, गैस के, और उसके बाद ईरान का ये रिस्पॉन्स कि वो पूरी स्टेट को ब्लॉक कर दे, अर्थात मूवमेंट, तेल का निर्यात जो है काफी बड़ी मात्रा में जो उस इलाके में वो ठप हो जाए और एक मेजर सप्लाई डिसरप्शन वो हो जाएगा। ये जो कीमतें हैं उसको लेकर के हैं, लेकिन अभी तक बाइडेन साहब ने उसको क्लैरिफाई नहीं करा है और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इजराइल किस तरह का जवाब देने वाला है। क्या वो वास्तव में जो तेल के ठिकाने हैं और गैस के ठिकाने, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको टारगेट करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसा होता है कि जो ईरान के अंदर तेल और गैस के ठिकाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिफाइनरीज है, एक्सपोर्ट हब हैं, उनके जो टैंकेजेस है, स्टोरेज है, उन पे हमला होता है, तो फिर ईरान का रिस्पांस बड़ा होगा और ईरान का रिस्पांस सीधा सीधा जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया के अंदर तेल में जो है बहुत बड़ी एक खलल पैदा हो जाएगी। और वो अगर ऐसा होता है, वो खलल जो होगी, वो डिसरप्शन जो होगा, वो इतना बड़ा होगा कि तेल की कीमतें ओवरनाइट जो हैं वो $20 जंप कर सकती हैं। तो अभी नरेंद्र जी, मैं वहीं पे आपसे आना चाह रही थी एक्चुअली। अभी हम यहाँ पर 77 के आसपास हैं, इस हफ्ते में 9% की तेजी है, और आपने यहाँ पर 3 इफ गिनाए हैं। अगर इफ़ यहाँ पर इजराइल ईरान के ऑयल फैसिलिटीज़ पे करता है, इफ़ वो ऑयल एक्सपोर्ट्स की तरफ जाता है, और इफ़ यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मस की तरफ हम यहाँ पर उसको चोकअप होता हुआ देखते हैं, $20 आपने कहा है कि इमीडिएट तेज़ी वहाँ पर बनते हुए नज़र आ सकती है। एक टाइमलाइन नहीं है इसकी कि कब ऐसा हो सकता है। ये ज़रूर माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा, इजराइल इन सम सेंस यहाँ पर रिटेलिएट तो करेगा ही। क्या हम ये सब फैक्टर इन कर चुके हैं, या आपको लगता है ये एक्चुअल होने के बाद और तेज़ी बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि जैसे आपने कहा, अब रिपोर्ट्स ये हैं कि 80, 100, 150, 200 तक क्रूड जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि इजराइल का रिटेलिएशन कैसा है। देखिए, दो चीजें यहाँ पे हो रही हैं। एक तो जब हम लोग इसका जिक्र कर रहे हैं और अखबारों की सुर्खियां और टेलीविजन की सुर्खियों में ये खबर पढ़ रहे हैं कि शायद इजराइल अब हमला करने वाला है ईरान के ऊपर और उसमें तेल और गैस के ठिकानों पे होगा। बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी है, उन्होंने इसका मेंशन कर दिया। तो इसको लेकर के जो अभी प्रीमियम देख रहे हैं वो सारा जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तक काफी हद तक जो है ईरान ने भी एक तरह का रिस्ट्रेन दिखाया है। इजराइल का फोकस भी ज्यादातर हजबुल्ला और सदर्न लेबनान पे है, लेकिन इतना जरूर तय है कि अब थोड़ा एस्केलेट तो हुआ है। लेकिन दूसरी जो थोड़ी जिससे राहत मिलती है वो ये है कि पर्दे के पीछे यूरोप के द्वारा
और कहीं ना कहीं भारत भी उसमें अब शामिल हो चुका है। पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको रोका जाए, इसको एस्केलेट ना होने दिया जाए। जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, ये लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। चीन भी नहीं चाहता ये युद्ध एस्केलेट हो, और रूस तो बिल्कुल नहीं चाहता। तो पीछे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनमें लगातार 24 घंटे काम हो रहा है। क्या वहां से कोई अच्छी खबर निकल के आ जाएगी? क्या ईरान को जो है रिस्टेन कर दिया जाएगा? एक बात ये भी तय है कि बाइडेन साहब ने वक्तव्य तो जरूर ये दे दिया, लेकिन अगर जो है ये वास्तव में आगे जाते हैं और तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ईरान का गिरफ्त में आता है, तो पूरे मिडिल ईस्ट का आ जाएगा। वो खाली ईरान का नहीं होगा, ईरान बदला लेगा, तुरंत लेगा। और उसका मतलब ये हुआ कि जो तेल की कीमतें तो ऊपर जाएंगी ही जाएंगी, और अगर तेल की कीमत $100 क्रॉस कर जाती है, तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद का चुनाव जो हो रहा है और जिसमें जो है डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस हैं, अगर तेल $100 से ऊपर जाता है तो ट्रंप जीत जाएंगे और वो हार जाएंगे। ये भी बाइडेन साहब को पता होना चाहिए। महंगा तेल अमेरिका में, जब महंगा तेल जो होता है वहां की पब्लिक उसके खिलाफ वोट देती है, और अगर ऐसा होता है तो $20 तो ओवरनाइट बढ़ जाएगा अगर तेल ठिकानों पे हमला हुआ। जैसे ही ईरान के तेल ठिकानों पे हमला होगा, ईरान का तुरंत जवाब आएगा, और उसका जवाब भी यही होगा कि जो अमेरिका के मित्र देश हैं खाड़ी में, उनके ऊपर ईरान जो है वो हमला बोलेगा, और तेल ठिकानों पे ही बोलेगा। तो इसलिए अभी जो है पीछे जो कोशिश डिप्लोमेटिक हो रही है उसमें अभी थोड़ी उम्मीद मुझको नजर आती है, लेकिन इतना तो तय है कि जो एस्केलेशन है वो हो चुका है, और इतना भी तय है कि अगर ये तेल के ठिकानों पे हमला होता है, चूंकि बाइडेन साहब ने कहा इसको आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते, तो अगर ऐसा होता है तो हम एक बड़े युद्ध की भी बात कर रहे हैं। और जहां तक तेल की कीमतों का प्रश्न है, $20 जंप ओवरनाइट अगर ऐसा हो जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। ऑल राइट, तो वो एक चीज़ यहाँ पर देखने के लिए होगी। नरेंद्र जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारी कॉल्स आंसर करने के लिए, और ऑफ कोर्स उन इफ्स एंड बट्स के थ्रू यहाँ पर हमको लेके जाने के लिए भी। तो क्लियरली इजराइल कैसे रिटेलिएट करता है, ईरान क्या रिटेलिएट करेगा, उस पर काफ़ी कुछ यहाँ पर डिपेंड करेगा। और भूलना नहीं चाहिए कि यूएस की प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं नवंबर में, और यूएस नहीं चाहेगा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हों। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं इस पूरी चीज़ को, और एक नियर टर्म के लिहाज से अब आप प्राइसेस कैसे देखते हैं, क्योंकि एक ही हफ्ते में 9% बढ़ जाना थोड़ा सा ओवर हीटेड तो है। देखिए, अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो इनफैक्ट 2 महीने पहले मैंने कहा था कि मार्केट में जो बैकवर्डेशन जो था, वो मार्केट में फ्लैट होने लग गया और एक यू टर्न देखने मिल रहा है। और यही हो रहा है कि प्राइस में एक तो ठंडी का माहौल भी आने वाला है, प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन अराइज हो रहा है, तो उस कारणवश मार्केट में एक वॉर प्रीमियम ऐड हो चुका है। डोमेस्टिक मार्केट में नो डाउट अगर कच्चा तेल बढ़ता है तो रुपया भी वीक होगा, और उस कारणवश आपको डबल इम्पैक्ट मिल सकता है। मैं काफी बुलिश हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी बरकरार रहेगी। स्पेशली मैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की सलाह दूंगा बाय करने की, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि $3 से $4 की तेजी और आने वाले समय में आने की संभावना है। $75, $77 के लेवल से जो प्रीवियस टॉप है, वहां पे मार्केट एक बार रुक सकता है। तो डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जब तक 6000 के ऊपर है मार्केट काफी फर्म है, मैं रेकमेंड करूंगा ये लेवल पे भी निवेश करके चल सकते हैं। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी 6250 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। फ्राइडे भी है, और पोजिशनली अगर वीकेंड में कुछ होता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 6400 6500 के स्तर आपको शीघ्र ही मिलेंगे। तो बाय साइड में रहने की मेरी सलाह रहेगी, इसमें गिरावट पे बाय करिए, अच्छा मुनाफा मिल सकता है आपको। साथ ही धर्मेश, आप यहाँ पर मेटल्स को कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी लगातार हमने आते हुए देखी थी, लेकिन ओवर द लास्ट 24 आवर्स कुछ मुनाफा वसूली है। ज़्यादातर ये लोग यही मानते हैं कि अक्टूबर एक बाय ऑन डिप्स का महीना फिर से रह सकता है, लेकिन आप क्या स्ट्रैटेजीज देंगे अगले हफ्ते के लिए? देखिए, मैं कॉपर की तरफ बेट करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो जैसे ही चाइना ने सपोर्ट किया कॉपर को, लाइक अगर एज अ बेस मेटल, एज अ स्टिमुलस पैकेज, आपको सबसे ज्यादा तेजी कॉपर में देखने मिली है। ऑलमोस्ट 800 से 850 तक के लेवल्स आपको 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिले हैं। बट अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें, स्पेशली ऑन द कॉमेक्स साइड, तो कॉमेक्स में भी काफी अच्छी छलांग लगाई है, 420 से 470 780 के लेवल। अभी ये लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि ये वॉर जोन है। जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो बेस मेटल काउंटर में इतनी तेजी नहीं आती। तो मैं सलाह दूंगा कि गिरावट पे बाय करें, अराउंड 850 के स्तर पे आप बाय करके चल सकते हैं। 845 का स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट अराउंड 860 865 तक का रहेगा। और अगर यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म होता है और चाइनीज हॉलिडे जब खत्म होगी, तो आपको अच्छी खासी तेजी आने वाले समय में देखने मिल सकती है। प्लस रुपया भी वीक हो रहा है, तो ये 875 टू 880 के स्तर भी आपको पोजिशनली देखने मिल सकते हैं नवंबर एंड तक। ऑल राइट, तो डिप्स पे खरीदारी करके ही यहाँ पर काम करना है, तेजी बरकरार रह सकती है। और हमने देखा है कि टैंजिबल कमोडिटीज में एक ऑफकोर्स सपोर्ट आता हुआ यहाँ पर नजर आया है। धर्मेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, कच्चे तेल और मेटल्स पे अपनी राय भी देने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आपकी स्क्रीन पर वो ब्रेकिंग न्यूज़ है नीचे यहाँ पर चलती हुई, उसके ऊपर और एनालिसिस लेकर आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका। और वो फ्लैशेस आपकी स्क्रीन पर चलते हुए नजर आएंगे आपको, जहां पर ईरान की दिक्कतों से अब चावल और चाय एक्सपोर्टर्स को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। ईरान में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़े हैं। असीम, क्लियरली दिक्कतें तो हैं ही, लेकिन क्या कुछ सुन रहे हैं हम सरकार की तरफ से और क्या नंबर्स हैं यहाँ पर ट्रेड की तरफ से? देखिए, भारत हर साल ईरान को चावल का निर्यात करता है, बासमती चावल का। और खासतौर पर अभी 14 सितंबर को इस सरकार ने चावल के ऊपर से एमईपी हटाया, तो उसके बाद काफी सारे ऑर्डर जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं उनको मिलने की शुरुआत भी हो गई थी। लेकिन अब जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, तो इससे सीधे सीधे चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़ सकता है। भारत हर साल करीब $60 करोड़ के आसपास का चावल ईरान को निर्यात करता है, जो कि भारत के कुल चावल निर्यात का 19% है। तो अब जिस तरह से परेशानी होने की शुरुआत हो गई है, तो सब व्यापारी या फिर जो कहे कि वाचन वेट मोड में आ गए। हाल में जो ईरान का जो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, उसने चावल के आयात के लिए एक टेंडर भी जारी किया था, और उसका जो निर्यात है उसका आधा निर्यात हो भी चुका था, लेकिन आधा निर्यात अभी होना बाकी है। तो अब जिस तरह से पूरी टेंशन दिख रही है, तो व्यापारियों को भी लग रहा है कि फिलहाल माल भेजने का कोई भी फायदा नहीं है। कई सारा माल ऑलरेडी पोर्ट के ऊपर भी पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से काफी परेशानी उठानी एक्सपोर्टर्स को पड़ रही है। दूसरा एक बड़ा एक्सपोर्ट हमारा यहाँ से चाय का होता है। चाय का करीबन 4 करोड़ केजी के आसपास का एक्सपोर्ट हर साल होता है, तो उसमें भी काफी परेशानी व्यापारियों को देखने को मिल सकती है। ये भी बता दूं कि अभी फिलहाल हमने एडिबल ऑयल के ऊपर से ड्यूटी बढ़ाई है। हम हर साल ईरान से सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पर भी इंपोर्ट के अंदर भी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो यूं मान करके चलिए कि जो सनफ्लावर ऑयल है उसके दाम लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। दो वजह, एक तो हमने ड्यूटी वहां पर भी बढ़ाई है, और दूसरा कि जो चीन और जो ईरान और इजराइल के बीच में तनाव है, उसका असर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओह वेल, एब्सोल्युटली असीम। हम अभी यहाँ पर कच्चे तेल की बात कर रहे थे कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन ऑफ कोर्स ये तो एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से चावल और चाय जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है भारत यहाँ पर ईरान को, वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो क्लियरली वो यहाँ पर पॉइंट सामने नज़र आ रहा है। और आपको याद दिला दें कि असीम ने ही हमें कल बताई थी एक खबर कि सरकार नेशनल मिशन ऑयल एडिबल ऑयल को मंजूरी दे सकती है, और सरकार दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिहाज से चीज़ें कैबिनेट में क्लियर कर भी सकती है, जो होता हुआ नजर आया भी है। तो क्लियरली सीएनबीसी आवाज़ की खबर को एक बार फिर हमने यहाँ पर मोहर लगते हुए देखी है। असीम, बहुत शुक्रिया वो खबर कल लेके आने के लिए, और कल कैबिनेट में वो हमने क्लियर भी होते हुए नजर आई थी। इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो, इसलिए सरकार यहाँ पर काफ़ी कुछ कर रही है। ये रास्ता लेकिन कितना आसान है और इससे देश को कितना फ़ायदा होगा, जो एलोकेशंस हैं क्या वो पर्याप्त हैं, इन सब सवालों के जवाब मांगते हैं फॉर्मर यूनियन एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन से। सिराज जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप जो कैबिनेट में यहाँ पर मंजूरी मिली है? ऑफ कोर्स ये सारी चीजें बजट में बात की जा चुकी हैं। एग्रीकल्चर को देखा जाए तो ये दूसरी बार है 1 महीने के अंदर अंदर कि हमने सरकार को और यहाँ पर चीजें लाते हुए देखा है, लेकिन ऑन ग्राउंड जिस तरह की मियाद दी गई है, जिस तरह का फंड एलोकेशन है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये फैसला एक फॉर्मल अप्रूवल कैबिनेट ने कल दिया है, और बहुत दिनों से इस पर बातचीत हो रही थी। मीडिया में भी आ रहा था नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन होगा। हम समझते हैं कि ये एक सही डायरेक्शन में किया गया फैसला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एडिबल ऑयल्स की प्रोडक्टिविटी है, आप देखिए सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी पिछले 20 साल से 1 टन पर हेक्टेयर है, और कई ऐसे देश हैं जहां 3 टन 4 टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी है। तो इसमें काफी स्कोप है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का। मस्टर्ड में काफी कंपनीज ने हाइब्रिड सीड लाके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने मस्टर्ड विलेजेस बनाए हैं। कॉर्टेवा ने नए सीड्स, हाइब्रिड सीड्स बनाए हैं। तो काफी साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखनी चाहिए कि कई राज्यों से इस तरह की खबरें आती हैं कि स्पूरियस सीड बाजार में बिक रहे हैं, और जहां तक मुझे मालूम है बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो सीड का ऑर्डर जहां की स्टेट सीड कॉर्पोरेशन प्लेस करती है। इनमें वेस्ट बंगाल है जो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर प्लेस करती है। तो हम समझते हैं कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स उपलब्ध कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस मिशन का एक अहम हिस्सा है। हमारे साथ डॉक्टर डीएन पाठक भी हैं सोपा से। मिस्टर पाठक, आप कैसे देखते हैं 7 साल के अंदर 10,000 करोड़ का जो यहाँ पर इनिशिएटिव है? ऑफ कोर्स फाइनली हमने एलोकेशन आता हुआ देखा है, टाइम फ्रेम भी आता हुआ देखा है, लेकिन जैसे सिराज जी कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स यील्ड बहुत कमजोर है, नेशनल मिशन को यहाँ पर काफी कुछ करना होगा। मेरा एक फर्स्ट रिएक्शन मैं चाहती हूँ टाइमलाइन और मनी एलोकेशन पर। देखिए, टाइमलाइन बहुत बोल्ड और बहुत एम्बिशियस है, टारगेट भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस और बोल्ड हैं।
पिछला इतिहास देखते हुए और जो इंडिया की एग्रो हिस्ट्री है उसको देखते मुझे बहुत ही बोल्ड स्टेप लगता है। एम्बिशियस तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। 25 मिलियन टन तेल की पैदा करना 2031 तक और 70 मिलियन टन ऑयल सीड पैदा करना काफ़ी बड़ा काम है, मुश्किल काम है। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी उसके लिए कम लगती है मुझे 7 साल में। लेकिन अगर सही दिशा में चले हैं, जैसे सिराज जी ने बोला कि सीड पे काम किया जाए, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज ए बिग 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 इशू। एक्सटेंशन मशीनरी जो स्टेट्स की है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, वहाँ पे बहुत बड़े इश्यूज हैं। ये सब चीज़ें अगर ठीक से टैकल की जाएं और जो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि इंडस्ट्री को पार्टनर बना के साथ में चला जाए। ये जो एक हमारी फिक्सेशन है कि सब काम सरकार कर लेगी, वो ऐसे नहीं हो पाता है। और अगर इतना बड़ा काम करना है तो ये पब्लिक पार्टनरशिप के साथ ही हो पाएगा। करने को कुछ भी हो सकता है। 2 टन की ईल्ड की जो बात की है, मैं तो बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि 2 टन की ईल्ड सोयाबीन में तो डेफिनेटली पॉसिबल है। बाकी ऑयल सीड में भी ईल्ड बढ़ाई जा सकती है। एक एरिया बढ़ाने की जो बात की है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि एरिया कितना बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर 40 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ाने की बात है तो काफ़ी अच्छा टारगेट है। अगर 40 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ेगा तो मुझे लगता है थोड़ा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे भी इसमें जोर रहेगा। ओवरऑल मिला के काफ़ी मिशन का डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो एक अहम सवाल है। और अगर इम्प्लीमेंटेशन जैसे होना चाहिए वैसे होगा तो कहीं ना कहीं हम जरूर पहुंचेंगे। ऑलराइट, कहीं ना कहीं हम जरूर पहुंचेंगे। सिराज जी, कहाँ पहुंचेंगे? जिस तरह का एरिया बढ़ाने की बात की जा रही है, ये वीजा वी दूसरी क्रॉप्स हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ऑफ कोर्स यहाँ पर जोर है, लेकिन साथ ही साथ जो मनी एलोकेशन है और काफी सारी स्कीम्स यहाँ पर बताई गई हैं, आप कैसे देखते हैं मनी डिस्ट्रीब्यूशन? एलोकेशन गवर्नमेंट का बहुत दिनों से डिस्कस हो रहा है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे। इसके बारे में अक्सरों बेशतर बातचीत होती रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब पिछले साल असेंबली का इलेक्शन हो रहा था तो बोनस अनाउंस किया गया था धान पर 937 रुपए पर क्विंटल। तो आपने धान पर बोनस अनाउंस किया, हम लोगों ने देखा, लेकिन ऑयल सीड्स और पल्सेस पर कोई बोनस अनाउंस नहीं हुआ। तो जो गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट हैं वो मैच करने चाहिए ब्रॉड पॉलिसी डायरेक्शन को। अगर वो मैच नहीं करेंगे तो जाहिर है कि किसान धान उगाएंगे, वो क्यों उगाएंगे सोयाबीन? मुझे तो लगता है कि सोयाबीन के प्राइसेस आप देखिए अब भी एमएसपी तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि ड्यूटी बढ़ाई गई है एडिबल ऑयल्स पर। उसके खैर बहुत सारे रीजंस हैं, अगर आप चाहेंगी तो उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, कम से कम एमएसपी ऑयल सीड्स का जरूर प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जो ये जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स जानना चाहेंगे सिराज जी की जो सोया के प्राइसेस हैं अभी भी एमएसपी के नीचे हैं, इवन एज ड्यूटी यहाँ पर बढ़ी है, कहाँ से अब नेक्स्ट सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा, स्पेशली जब फसल आने वाली है? देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सोया मील के ग्लोबल प्राइसेस कम हुए हैं। $537 तक पहुंचे थे प्राइसेस 1.5-2 साल पहले, और अब $436 पर टन है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि क्योंकि अब इथेनॉल के लिए ये जा रहे हैं, तो इसलिए उसमें डीडीजीएस बन रहा है, और डीडीजीएस सोया मील से डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, खासतौर से सोया मील प्राइसेस को नीचा रखने के लिए। हम समझते हैं कि दूसरे जो एडिबल ऑयल्स हैं उनमें तो काफी अब ऑफ सीजन में हमने प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं। मिसाल के तौर पे मस्टर्ड में, जब मस्टर्ड की फसल आ रही थी उस वक्त प्राइसेस एमएसपी से नीचे थे, अब ज्यादा हैं। लेकिन हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को इसमें प्रोक्योर कम से कम 1-2 मिलियन टन करना होगा, तभी ये प्राइसेस एमएसपी के ऊपर जा पाएंगे। एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल आपसे भी मिस्टर पाठक, आपको क्या लगता है प्राइसेस अब किस मोड हैं, स्पेशली क्योंकि फसल आने वाली है और बेहतरीन फसल है, हमने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था? मैं सरासर से सहमत हूँ कि मुझे ऐसी कोई चीज दिखती नहीं है जो प्राइसेस को भी सपोर्ट कर पाए। डीडीजीएस इज ए बिग फैक्टर, और फसल बड़ी अच्छी दिख रही है, काफी अच्छी दिख रही है। डिमांड कहीं बढ़ नहीं रही है, तो ग्लोबली ऑल्सो फसल बहुत अच्छी है। मैं सोयाबीन की बात करूँ तो प्राइस का सपोर्ट अब तो मुझे लगता है सरकार ही एक सहारा है किसान का, जो या तो वो खरीदें या फिर भावांतर जो हमने कहा था वो करें। तो देखिए, खरीद की बात तो की है, लेकिन कितना खरीद पाएंगे वही बहुत बड़ा इशू है। अगर 120-130 लाख टन की क्रॉप है तो सरकार कितना खरीद लेगी, देखते हैं। आई थिंक अभी फिलहाल तो सरकार को ही कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा।
तो सरकार ने वाइल कल शाम को यहाँ पर कैबिनेट के थ्रू काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करी हैं, डायरेक्शन सही है, इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है ये देखना होगा। लेकिन जहाँ तक सोयाबीन की बात है, दिक्कतें अभी भी यहाँ पर हैं और सरकार को ही शायद यहाँ पर प्राइस सपोर्ट के तौर पर भी कुछ और लेके आना होगा। बहुत शुक्रिया मिस्टर पाठक, मिस्टर हुसैन, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और ऑफकोर्स उस चीज़ को क्लैरिफाई एंड इन लाइन्स भी डालने के लिए। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। इसके साथ इजाज़त लेना चाहेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज़ की।